ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बजने वाले हैं और समय होने वाला है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में, सुपर प्राइम टाइम शो जनमत में, आपके मुद्दों के साथ, उसके विश्लेषण के साथ। और आज आपके लिए कौन से मुद्दे हम लेकर आए हैं, जरा एक नजर उन पर भी डाल लेते हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। आने वाले आधे से 1 घंटे के बीच में जिन मुद्दों से आपको अवगत कराएंगे वो भी मैं आपको अभी बता देता हूं। लीजिए, ये मुद्दे रहेंगे आज आपके लिए। क्या है जनमत में? पहला मुद्दा, वक्फ बोर्ड पर एक्शन। कैसे वक्फ बोर्ड पर एक्शन? वक्फ कहीं पर भी कुछ भी कैसे भी दावा कर सकता है। असीमित शक्तियां जो इसको मिल गई थी, संशोधन का दौर तो जारी है, लेकिन मौजूदा मामला कहां का है, राजकोट का क्या मामला है, आपको जानना चाहिए। और कैसे गिरफ्तारी तक ये मामला जो है वो पहुंच गया, वो भी आपको बताएंगे। वक्फ बोर्ड की बात करेंगे और उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले मुद्दे की भी बात करेंगे। कड़ाके की सर्दी, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, वो आप भी महसूस कर पा रहे होंगे, लेकिन ठंड के साथ आता है कोहरा कुहासा और उस दौरान हादसों की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप 2 पहिया या फिर 4 पहिया वाहन में क्यों ना हो, खतरा रहता है एक्सीडेंट्स का। तो बचाव क्या करना है, कैसे संभल कर चलना है, आप भी सुरक्षित रहें, अपनों को भी सुरक्षित रखें। जनमत में हम तो ये आशा करते हैं हमारा हर दर्शक हमेशा सुरक्षित रहे। फिर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वायरस का अटैक। हर कोई जानना चाहता है कि क्या वाकई चीन में जो वायरस है उससे खतरा है। जितना खतरा है उतना ही आपको बताएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है 5 साल से कम का। अगर आपके घर में कोई बच्चा है, ये चीन में हो रहा है, चीन में 5 साल से कम के बच्चों को ज्यादा ये संक्रमण इसका हो रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा रुकिए, आंकड़े आने दीजिए। आपकी इम्यूनिटी इतनी खराब भी नहीं है, कोविड का दौर हम झेल चुके हैं, थोड़ी परेशानियां, थोड़ी सीख, सब कुछ इसमें मिला है। तो जनमत में आज आपको इस वायरस के बारे में बताएंगे। आज सैटरडे स्पेशल आपके लिए ये मुद्दा भी। फिर चलिए और क्या मुद्दा है इसके बाद, मस्क और पाकिस्तान का सच। देखो, इलॉन मस्क को कोई छोटा आदमी तो कोई समझता नहीं है और ये कुछ भी ऐसे गप तो हाँकते नहीं है। इन्होंने जब पाकिस्तानी रेप गैंग्स की बात कही, वो भी यूके में यानी ब्रिटेन में, तो उसके बाद खलबली तो मचनी तय थी। खलबली भी ऐसी मची कि उसके बाद आप देखेंगे कैसे वहां पर जो है वहां की प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है वो रिस्पॉन्स उसका आ गया। वो भी आपको बताएंगे कैसे जो है पूरा मामला कैसे आया है। ठीक है, ये वाला मुद्दा भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक और मुद्दा जो है वो महत्वपूर्ण ये है कि भारत में बेस्ट फाइटर जेट वो कैसे आएगा, वो आपको बताएंगे। बेस्ट फाइटर जेट के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। बेस्ट फाइटर जेट कैसे, यानी कि 6th जनरेशन का जो फाइटर जेट है उसके बारे में आपको अवगत कराएंगे, जो फाइटर जेट आपकी रक्षा के लिए, क्योंकि आस पड़ोस में सभी क्षेत्रों में सभी जगहों पर फाइटर जेट जो है वो आ चुके हैं। और 6th जनरेशन के आने की बात चीन में खास तौर पर कही जा रही है, और चीन के साथ साथ पाकिस्तान भी, क्योंकि चीन का चमचा है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान भी ये 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की बात करता है। भारत के पास अभी मौजूदा स्थिति में जो 6th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं वो नहीं है, लेकिन उनको इसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई अब 6th जनरेशन का ऑफर भी वो वहां पर मिलने लगा है। चलिए, मुद्दे तमाम होंगे। अब आपको जो मुद्दा है वो वक्फ बोर्ड के मुद्दे के बारे में बताते हैं। वक्फ बोर्ड का क्या है मुद्दा, उसके बारे में आप जान लीजिए। वक्फ बोर्ड द्वारा देखिए संपत्तियों पर दावा पेश करने के जो सिलसिले हैं वो लगातार चलते आ रहे हैं। लगातार वक्फ बोर्ड की तरफ से किसी भी मुद्दे पर अपनी संपत्ति, किसी की संपत्ति हो, उस पर दावा ठोक दिया जाता है। दावा भी ऐसे ठोक दिया जाता है कि भाई उसका प्रूफ जो है वो आपको करना है, आपको उसके बारे में बताना है वक्फ बोर्ड के सामने जाकर। अब मौजूदा मामला जो है, मैं चाहूंगा तस्वीरें पहले आपको फुल करके वो दिखाएंगे ताकि आप भी समझ पाएं ये मुद्दा कौन सा। ये मुद्दा गुजरात का है, गुजरात के राजकोट का ये मामला है, जहां पर ऐसा ही कुछ हुआ। एक हिंदू दुकानदार, यानी कह लीजिए हिंदुओं की जो दुकान थी वहां पर, जो कहते हैं कि भाई ये सरकारी जमीन है, उस पर जो है कब्जे का आरोप लगाया गया वक्फ बोर्ड के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा। उनके सामानों को फेंकने का प्रयास किया गया और सामानों को फेंकने के साथ साथ उनके साथ तोड़फोड़ की घटना को भी अंजाम दिया गया। तोड़फोड़ की घटना को ऐसे अंजाम दिया गया कि उसके बाद जो है कार्रवाई पुलिस की यहां पर हुई है। तो वक्फ बोर्ड की तरफ से जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीर, वक्फ बोर्ड की संपत्तियां कितनी है पहले आप वो जान लीजिए कि भाई
आप जानिए संपत्तियां उसकी इतनी हैं कि बोर्ड की कुल जमीन का बाजार में, देखिए बोर्ड की जमीन के मामले में रेलवे और कैथोलिक चर्च के बाद तीसरे नंबर पर आता है। यानी वक्फ बोर्ड के पास असीमित जमीन है। बोर्ड जो है देश में रेल व सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन रखता है और बोर्ड के पास कुल 6 लाख एकड़ वक्फ की भूमि जो है वो बताई जाती है। अब बोर्ड के पास 7,85,934 चल अचल संपत्तियां भी हैं। चल अचल संपत्तियों के साथ वो इस पूरे अपने काम को अंजाम जो है वो देता आया है। और लूट कितनी है, लूट के बारे में अगर आपको हम बताएंगे तो लखनऊ के बालागंज में 100 करोड़ की जमीन पर वक्फ का कब्जा है। वक्फ का कब्जा वहां पर 100 करोड़ की जमीन पर है। पश्चिम बंगाल की 4% संपत्तियों पर वक्फ का कब्जा यहां पर है। और लूट के बारे में और भी जान लीजिए। वक्फ तमिलनाडु के तिरुचेंथुराई गांव पर अपना मालिकाना हक भी बताता है। कावेरी किनारे स्थित 1500 साल पुराने सुंदरेश्वर मंदिर को वक्फ ने अपना बता डाला है। और वक्फ बोर्ड की लूट में कर्नाटक में वक्फ ने 2,35,000, देखिए कुछ अंत नहीं है इसका। दिल्ली में 200 से ज्यादा सरकारी संपत्तियों पर वक्फ का जो है वो कब्जा है। और दिल्ली में LNDO की 108 और DDA की 138 संपत्तियों पर भी इसका कब्जा है। दिल्ली की 6 हिंदू मंदिरों पर वक्फ का दावा यहां पर है। मैं चलिए आपको एक ग्राफिक्स फुल करके दिखाते हैं, मैं आपको बताता भी चलूंगा। ग्राफिक्स को एक बार फुल करते हैं और आपको समझाते हैं कि वक्फ के पास और क्या है। ये लीजिए, वसंत विहार से लेकर एयरपोर्ट तक की जमीन, एयरपोर्ट तक की जमीन पर जो है वक्फ का दावा यहां पर है। और दिल्ली के पूरे NDMC इलाके से लेकर ताज और मौर्य जैसे कई जो क्षेत्र हैं वहां पर उनका दावा है। दिल्ली में 200 से ज्यादा जो है सरकारी संपत्तियों पर वक्फ का दावा है। दिल्ली में LNDO की 108 और DDA की 138 संपत्तियों पर जो है वक्फ का दावा, वो भी यहां पर समझने को आप उसको समझ सकते हैं। तो वक्फ जो है एक तरीके से लगातार अतिक्रमण कर रहा है, अतिक्रमण करता हुआ आ रहा है और उसने एक तरीके से नाक में दम जो है वो कर दिया है। अब जो मौजूदा मामला है वो राजकोट का मामला है, जहां पर एक्शन हुआ है और एक्शन के साथ साथ यहां पर जो है गिरफ्तारी तक जो है वो हुई है। क्योंकि मामला ऐसा है कि भाई वक्फ ने यहां पर भी संपत्ति का दावा जो किया वो बिल्कुल यहां पर गलत पाया गया और हिंदू जो व्यापारी है उसको परेशान करने का जो सिलसिला था वो यहां पर जो है सभी को समझ में आया। और राजकोट में एक्शन यहां पर जो हुआ है उसके चलते अब स्थिति ये है कि भाई उनको उल्टा जो वक्फ वाले हैं, जो मुसलमान हैं, उनको मुंह की खानी पड़ी। अब इसमें स्थिति ये हुई है कि वक्फ हर जगह इसी तरीके से अगर किसी की संपत्ति पर दावा पेश कर देगा तो कैसे चलेगा। तो वक्फ का ये जो मामला हमने आपको बताया, इसमें आप देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आपको बता रहे हैं 2013 के संशोधन के बाद क्या बदलाव हुआ है। वक्फ बोर्ड को मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों का दावा करने का अधिकार मिला है। 2013 के संशोधन के बाद क्या बदलाव हुआ है, वक्फ संपत्तियों की पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। और क्या है, देखिए जहां केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम करने की तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड समय समय पर हिंदुओं की संपत्तियों पर दावा कर रहा है। वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा दिया जा रहा है। वक्फ संपत्तियों के विवाद के निपटान के लिए एक विशेष न्यायालय की स्थापना यहां पर की गई है। विशेष और वक्फ संपत्तियों को जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS मैपिंग अनिवार्य कर दिया गया है। अब वक्फ अधिनियम क्या है, 2013 के संशोधन के बाद क्या बदलाव हुए हैं। वक्फ अधिनियम 1995 के बाद आप देखिए वक्फ बोर्ड बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपनी संपत्तियों का प्रबंधन कर सकता है और वक्फ केंद्रीय परिषद की भूमिका को और भी ज्यादा बढ़ाया गया है। 2013 के बाद जो है संशोधन से यह हुआ है। वक्फ परिषद को केंद्र और राज्य सरकार और राज्य वक्फ बोर्डों को सलाह देने का अधिकार है। 1923 में अंग्रेजों ने मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1923 जो है वो पेश किया था। 1954 में स्वतंत्र भारत में वक्फ अधिनियम पहली बार संसद की ओर से पारित किया गया था। 1995 में इसे एक नए वक्फ अधिनियम से बदला गया था, जिसने आपको बताएं शक्ति में इसे इजाफे के साथ अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतें हैं। चलिए ग्राफिक्स के साथ साथ मैं आपको बताता भी चलूं, यहां पर 2013 में अधिनियम में संशोधन किया गया, जिससे देखिए 2013 के संशोधनों ने वक्फ संपत्तियों की बिक्री को यहां पर असंभव बना दिया था। 1923 में अंग्रेजों ने जो है मुसलमानों को मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1923 यहां पर पेश किया था और 1954 में स्वतंत्र भारत में वक्फ अधिनियम पहली बार संसद की ओर से पारित किया गया था।
और 1995 में इस एक नए जो वक्फ अधिनियम से जो बदला गया, अब वक्फ जो शक्ति है इसमें इजाफे के साथ अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शुरुआत हुई है। 2013 में अधिनियम में संशोधन किया गया जिससे वक्फ बोर्डों को मुस्लिम दान, और ये देखिए मुस्लिम दान, और साथ साथ संशोधन से संपत्तियों की बिक्री जो है वो उसकी असंभव हो जाती है कि भाई जो वक्फ की जमीन है वो वक्फ के पास यहां पर रहेगी। तो राजकोट में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर दुकानों को खाली कराया गया था। राजकोट की भी आपको बात बता दूं जहां पर दुकानों को खाली कराया गया था और फारूक के अनुसार उसने इस कार्रवाई को वक्फ बोर्ड के आदेश पर अंजाम दिया था। सोचिए, फारूक कह रहा है वक्फ बोर्ड का उसके हिसाब से अंजाम दिया। इस कार्रवाई के दौरान 20 से 25 लोग मौके पर थे जिन्होंने दुकानदारों के सामान को सड़क पर फेंक दिया और उन्हें दुकानें खाली करने का दबाव जो है वो डाला गया। दुकानदारों का आरोप था कि उनकी दुकानों के ताले तोड़ने के बाद उनका सामान सड़क पर बिखेर दिया गया। एक दुकानदार ने कहा, हमारे सामान को सड़क पर फेंक दिया गया और 20 से 25 लोग आए थे और हमारे सामान को बाहर निकालकर छोड़ दिया। किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। इस घटना से व्यापारियों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ है कि फारूक और उसके साथियों ने जो कार्रवाई की थी वह अवैध थी और वक्फ बोर्ड के आदेश का पालन करने का दावा गलत था। इस पर प्रशासन ने सख्त कदम जो है वो उठाया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए बताया कि सभी दुकानों को वापस खोल दिया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, हम आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार हैं। हम किसी भी अवैध गतिविधि के कारण लोगों को परेशानी नहीं होने देंगे। उन्होंने आरोपियों की तस्वीर भी साझा की और प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करने के आदेश दिए। इस घटना के बाद स्थानीय लोग राहत की सांस ले रहे हैं। दुकानदारों ने प्रशासन के इस कदम की सराहना की है क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उन्हें और उनके व्यापार को गैर कानूनी रूप से प्रभावित किया जा रहा था। साथ ही इस कार्रवाई ने यह संदेश भी दिया है कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ प्रशासन सख्त कदम उठाने के लिए तैयार है। अब इस मामले को लेकर और जांच जारी रहेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो और हर व्यक्ति को अपने अधिकारों की सुरक्षा जो है वो मिल सके। साथ ही साथ आपको पुराना कानून, नया कानून ग्राफिक्स के माध्यम से हम इसलिए समझा रहे हैं ताकि आप समझें कैसे दुकानदारों के सामान को सड़क पर यहां फेंकना एक एकल विषय नहीं है, अकेला विषय नहीं है। ये कनेक्ट होते हैं, सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं और वक्फ की असीमित जो शक्तियां हैं उस पर अंकुश अगर नहीं लगाया गया तो हो सकता है आपकी पड़ोस की दुकान पर भी कोई ऐसा खुद को वक्फ का नुमाइंदा बताते हुए, वक्फ का व्यक्ति बताते हुए, वक्फ बोर्ड की तरफ से एक्शन लेता हुआ बताते हुए आएगा, दुकान से सामान बाहर फेंकेगा और हो ना हो वो दुकान गैर मुस्लिम की ही होगी क्योंकि भाई वक्फ जो है वो खास तौर पर मुसलमानों के लिए ही है। तो इस पर जो कार्रवाई है वो सख्त होनी चाहिए, एक्शन सख्त होनी चाहिए। गिरफ्तारी यहां पर हुई है। इस खबर पर चलिए हमने पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें, क्या वक्फ पर होनी चाहिए उचित कार्रवाई? उत्तर क्या था? जो 94% लोग हैं उन्होंने हाँ में जवाब दिया और 6% लोगों ने ना में जवाब दिया। वक्फ पर होनी चाहिए उचित कार्रवाई, ऐसा 94% लोगों का मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। 29 प्रत्याशियों की इस सूची में सबसे दिलचस्प मुकाबला नई दिल्ली सीट पर होगा, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने परवेश वर्मा को उतारा है। कांग्रेस की ओर से संदीप दीक्षित मैदान में हैं। इस त्रिकोणीय मुकाबले में तीनों दलों ने अपने मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये एक संतुलित सूची है और पार्टी 70 में से 70 सीटें जीतने का लक्ष्य रखती है। बीजेपी की पहली सूची का लंबे समय से इंतजार था। आम आदमी पार्टी ने पहले ही सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। वहीं कांग्रेस अब तक 3 लिस्ट जारी कर चुकी है जिसमें 48 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने संदीप दीक्षित और बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को, जबकि कालकाजी सीट पर सीएम आतिशी के खिलाफ कांग्रेस ने अलका लांबा और बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को उतारा है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए ताकि आप मामले को और बेहतर समझ सकें। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 29 नाम हैं,
16 सीटों पर कैंडिडेट बदले गए हैं, जबकि 13 पर मौजूदा विधायकों को टिकट दी गई है। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ेंगे। कालकाजी से आतिशी के खिलाफ बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को मैदान में उतारा है। इसी सीट से कांग्रेस ने अलका लांबा को टिकट दिया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है। आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर चुकी है। कांग्रेस ने भी अब तक 3 लिस्ट में 48 उम्मीदवार उतारे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 15 दिसंबर को सभी कैंडिडेट का ऐलान कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश, सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती से चुनाव लड़ेंगे। आप ने 21 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच यानी 25 दिनों में कुल 4 लिस्ट में 70 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए। इस बार 26 मौजूदा विधायकों की टिकट काटे गए हैं। 4 विधायकों की सीट बदली गई है। इनमें मनीष सिसोदिया को सीट पटपड़गंज से जंगपुरा, राखी बिड़लान की मंगोलपुरी से मादीपुर, प्रवीण कुमार की जंगपुरा से जनकपुरी और दुर्गेश पाठक की करावल नगर से राजेंद्र नगर सीट बदली गई है। 12 दिसंबर को कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हुई थी। इसमें 21 नाम थे। 24 दिसंबर को दूसरी लिस्ट जारी की थी। इसमें 26 नाम थे। कांग्रेस ने जंगपुरा सीट से फरहाद सूरी को टिकट दिया है। यहां से आपके मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं। बाबरपुर सीट से आपके गोपाल राय के खिलाफ हाजी मोहम्मद इशराक खान को उतारा गया। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का जल्द ऐलान होगा। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग जनवरी के दूसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था और 70 में से 62 सीटें जीती थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। वहीं दिल्ली के बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी सरकार के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो गया है। अब क्या आरोप है वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे, लेकिन मैं भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं। एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई मुफ्त की योजनाएं जो हैं, आम आदमी पार्टी पर लगाया जाता है आरोप कि आप मुफ्त की योजनाएं जो हैं वो चला रहे हैं। 200 यूनिट फ्री बिजली जो हमेशा से कह रहे थे, 20,000 लीटर मुफ्त पानी वो जो हमेशा से कह रहे थे, और बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ योजना ये इनकी तरफ से दावा है। और क्या है, 2100 रुपए महिलाओं के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से बुजुर्गों का मुफ्त इलाज जैसे कि पहले बताया, और पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए जो है इसकी बात भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई है। तो ये दिल्ली की मुफ्त योजना है, पहले, अभी और आप जीती तो अभी जो चल रही है वो कंटिन्यू तो होगी और एक्स्ट्रा ये आपको देखने को मिलेगा। अब बीजेपी का आरोप क्या है? बीजेपी का आरोप भी आपको मैं बता दूं कि बीजेपी ने ये आरोप लगा दिया है कि आप सरकार की वजह से 31 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। सोचिए, 31 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार इतने लंबे तक अभी नहीं चली है, काफी लंबी है, लेकिन 31 साल तो नहीं चली। 31 साल में पहली बार राजधानी दिल्ली का बजट घाटे में पहुंच गया है और अभी भी केजरीवाल दिल्ली में फ्री की रेवड़ी बांटने से बाज नहीं आ रहे। आइए अब आपको ये दिखाते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो हम दिखाई रहे हैं कि भाई वादों की झड़ी में और क्या क्या खास है। देखिए, 200 यूनिट बिजली वो हमेशा से देते आ रहे हैं, 20,000 लीटर पानी की बात वो कह ही रहे हैं। अब आगे क्या इसको कंटिन्यू कर पाएंगे? कंटिन्यू करना क्या उतना आसान होगा जितना पहले था? और वादे पे वादा अगर क्यों कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्या थोड़ा सा अब उनको भी टेंशन है? कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ तो ऐसा ही मानते हैं। ये विश्लेषण भी आपको हमने बताया, दिल्ली डेफिसिट में कैसे चला गया वो भी आपको बताया, चाइना के वायरस के बारे में जो कि मैंने शुरुआत में आपको कहा था वो भी बताएंगे, HMPV के बारे में बच्चों के लिए। अब बात करेंगे चीन की और वायरस की। चीन में ह्यूमन मेटाप्यून्यूमो वायरस HMPV के बढ़ते मामलों के कारण लोगों में चिंता का माहौल बन गया है। यह वायरस तेजी से फैल रहा है, जिससे अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार HMPV जो वायरस है उसमें चीन में मौतों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ गया है और इसे कोरोना वायरस के दौरान जैसे हालात के समान माना जा रहा है। इस स्थिति को लेकर कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये वायरस चीन से बाहर निकलकर भारत और अन्य देशों में भी फैल सकता है।
हालांकि भारत सरकार ने इस बारे में सोचा, उसने गंभीरता से सोचा। भारत सरकार ने इस बारे में कोई गंभीर चिंता नहीं जताई है और कहा है कि फिलहाल भारतीयों के लिए डरने की कोई बात नहीं है, इसलिए आप डरिएगा मत। खबर सुनिएगा, बिना डरे सुनिएगा। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वे चीन में फैले HMPV वायरस की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मंत्रालय का कहना है कि इस वायरस के संक्रमण की रफ्तार में फिलहाल कोई तेजी नहीं आई है। HMPV वायरस सामान्य सर्दी जुकाम का कारण बनने वाला वायरस है जो ज्यादातर बच्चों, बुजुर्गों और फ्लू के लक्षणों वाले लोगों को प्रभावित करता है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि यदि वायरस के मामलों में कोई बढ़ोतरी होती है तो देश इसके प्रभाव से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सर्दियों के मौसम में आमतौर पर सांस से संबंधित संक्रमण बढ़ जाते हैं, जिसके लिए अस्पतालों में आवश्यक आपूर्ति और बिस्तर पहले से उपलब्ध रहते हैं। HMPV वायरस सामान्यतः खांसने और छींकने के जरिए फैलता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी यह वायरस फैल सकता है। इसके लक्षण आमतौर पर 5 दिन में सामने आते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह वायरस हमेशा सक्रिय रहता है, लेकिन ठंडे मौसम में यह तेजी से फैलता है और ज्यादा गंभीर रूप से प्रभावित करता है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं HMPV वायरस आखिर क्या है। इसके लिए भी ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्या है HMPV वायरस? HMPV वायरस की पहचान पहली बार 2001 में हुई थी। 2001, बहुत साल हो गए, 24 साल हो गए। लेकिन ये पिछले 6 दशकों से वातावरण में मौजूद है, यानी 60 सालों से वातावरण में मौजूद है। HMPV एक ऐसा वायरस है जो आम सर्दी जुकाम जैसे लक्षण पैदा करता है, जिसे कॉमन कॉफ एंड कोल्ड कहा जाता है। यह अक्सर ऊपरी श्वसन संक्रमण का कारण बनता है। अपर रेस्पिरेटरी डिजीज है ये कभी कभी निमोनिया, एस्थमा के प्रकोप जैसे निचले श्वसन संक्रमण का कारण बन सकता है और साथ ही साथ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD जो है उसको भी बदतर बना सकता है। HMPV संक्रमण सर्दियों और शुरुआती वसंत में अधिक आम है। अधिकांश लोगों को 5 वर्ष की आयु से, यानी अधिकांश बच्चों को 5 वर्ष की आयु से पहले ही HMPV हो जाता है। दोबारा भी HMPV हो सकता है, जैसे कोरोना भी बार बार होता था। अब पहली बार संक्रमण के बाद लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह वायरस नियंत्रण योग्य है और सरकार इस पर नजर बनाए हुए है। अब आपको HMPV के बारे में बताया, अब आपको एक और खबर बताते हैं जो यूरोप की है, इंग्लैंड की है, यानी ब्रिटेन की है। दूसरी तरफ, ये दूसरी खबर है, पर इससे कनेक्टेड है क्या, ये आप इसके बारे में सोचिएगा। दूसरी तरफ इंग्लैंड में भी फ्लू के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे देश भर के अस्पतालों में, आपको बताएं, अस्पतालों ने कमजोर मरीजों को सुरक्षा के लिए आगंतुकों का जो है पर उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी न्यू एडमिशंस जो है उसको रोक दिया है। NHS इंग्लैंड के आंकड़ों के अनुसार पिछले सप्ताह औसतन 4,469 फ्लू के मरीज अस्पताल में भर्ती थे, जिनमें 211 को गंभीर देखभाल की आवश्यकता थी। ये संख्या 1 दिसंबर के मुकाबले 4 गुना अधिक है, जब ये केवल 1098 थी। इसके परिणाम स्वरूप श्रेसबरी और टेलफोर्ड अस्पताल NHS ट्रस्ट ने सख्त एडमिशन नीतियां लागू की हैं, यानी कि अस्पताल में अब भर्ती की जो नियम हैं सख्त हो गए हैं। ये कदम फ्लू, कोविड-19 भी है, कोविड-19 और अन्य सर्दियों की बीमारियों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। अस्पताल में प्रवेश केवल उन आगंतुकों के लिए दिया जा रहा है जिन्हें जरूरी बताया गया है, जैसे गंभीर रूप से बीमार मरीज, जीवन के अंतिम चरण में पहुंचे लोग और वे लोग जिन्हें मानसिक, शारीरिक या आहार संबंधी सहायता की आवश्यकता है। इसके अलावा प्रसव करने वाले साथी और 16 साल से कम उम्र के बच्चे भी एडमिशन के रूप में आ सकते हैं, आगंतुक जिसे कहते हैं उस रूप में आ सकते हैं। इसके अलावा सभी मरीजों, आगंतुकों और कर्मचारियों को अस्पताल में मास्क पहनने के लिए कहा गया है। मिड एंड साउथ एसेस NHS फाउंडेशन ट्रस्ट ने भी कुछ वार्डों में आगंतुकों की पहुंच को सीमित किया है और पहले वार्ड स्टाफ से उनको अनुमति लेने की सलाह दी गई है। अस्पतालों ने सर्दियों के टीकों के महत्व पर भी जोर दिया है, जिसे फ्लू शॉट्स आप कह सकते हैं, ताकि संक्रमण के प्रसार को और कम किया जा सके।
आगे बढ़ने से पहले HMPV और फ्लू से बचाव के लिए आपको क्या करना है, आपको ये भी बता देते हैं, कुछ उपाय भी बता देते हैं। आज का दिन आप परिवार के साथ चैनल अगर देख रहे हैं तो कुछ सीख के भी जाएं। बच्चों की रक्षा के लिए ये हमने सेक्शन आपके लिए रखा है, सेगमेंट रखा है। HMPV से कैसे बचें? बाहर निकलने से पहले मास्क लगाएं। देखिए, अगर आप शहरों में रहते हैं तो वैसे प्रदूषण है, थोड़ी देर के लिए मास्क लगा लें, और जब किसी के संपर्क में जाएं तो भी मास्क लगाएं। कोई बीमार है तो उससे भी आपको खतरा होगा, क्योंकि ये खांसी जुकाम के जरिए एक से दूसरे में फैलता है। संक्रमित व्यक्ति से हाथ ना मिलाएं। कोई आपके सामने छींक रहा है, खांस रहा है और आप उसके गले लग रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, तो ये मूर्खता होगी, ऐसा मत करिए। हाथ कॉमन कोल्ड में भी नहीं मिलाना है आपको। उसके और आने के बाद आप हाथ जो है अच्छी तरह से अगर मिला भी लिया है तो अच्छे से हाथ को धो लीजिए। डॉक्टर की सलाह लिए बिना कोई दवा ना लें, खुद डॉक्टर ना बने, फार्मेसी से जाके दवा जो है वो मत ले लें। अक्सर ऐसी बेवकूफ़ी जब लोग करते हैं तो उनकी बीमारी जो है और बदतर होती जाती है। और क्या करना चाहिए? भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से थोड़ा सा परहेज करें, बचें, क्योंकि यहां संक्रमण तेजी से फैलता है। HMPV वायरस की अभी कोई वैक्सीन नहीं है, अभी तो जानकारी पूरी नहीं है, और चीन से जानकारी बाहर अच्छे तौर पर आएगी नहीं आएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। चलिए, इस खबर पर पोल के माध्यम से हमने आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता देते हैं कि भाई उसमें क्या आपने उत्तर दिया, और साथ ही साथ उस पर परसेंटेज कितना आया। रहन सहन के घटते स्तर का कारण है बीमारियां, मतलब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है क्या ये? 97%, 97% लोगों ने कहा हाँ। ग्रूमिंग गैंग्स की बात करेंगे, रेप गैंग्स की बात करेंगे। अरबपति बिजनेसमैन इलॉन मस्क के एक्स पर किए गए एक पोस्ट ने ब्रिटेन की राजनीति में बड़ा तूफान मचा दिया है। मस्क ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को रेप गैंग से जोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाए और कहा कि स्टारमर ने बच्चों के यौन शोषण के मामलों को नजरअंदाज किया। मस्क का यह बयान तब चर्चा में आया जब उन्होंने रॉदरहैम शहर में 1997 से 2013 तक हुए बच्चों यानी बच्चियों के यौन शोषण के मामलों को उठाया, जिसमें पाकिस्तानी ब्रिटिश पुरुषों पर आरोप लगे थे। पाकिस्तानी ब्रिटिश पुरुषों पर यानी पाकिस्तानी ब्रिटिश मुसलमानों पर आरोप लगे थे। मस्क ने आरोप लगाया कि ब्रिटिश सरकार और उसके अधिकारी इस मामले को दबाने में शामिल थे। ये मूर्खता देखिए ब्रिटिश सरकार की, इस मामले को वो दबा रहे हैं। मूर्खता कहिए या बेवकूफ़ी कहिए या क्या कहें, इसको इसके लिए शब्दावली मेरे लिए कम होगी, शब्द कम होंगे, क्योंकि उन्हें नस्लवाद का आरोप लगने का डर था कि नस्लवाद ना हो जाए, रेसिज्म ना हो जाए। ब्रिटेन की सरकार ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा कि मस्क को गलत जानकारी दी गई है। ये विवाद रॉदरहैम के ग्रूमिंग गैंग से जुड़ा है, जहां 1400 से अधिक बच्चों के साथ यौन शोषण किया गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार इन अपराधों में ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के लोग शामिल थे। 2017 में चिल्ड्रन सोसाइटी नामक एनजीओ ने भी इस मामले पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, बच्चों की एनजीओ, जिसमें दावा किया गया था कि ग्रूमिंग गैंग्स के 84%, 84% अपराधी एशियाई मूल के थे, पाकिस्तानी ज्यादा थे, जिनमें से अधिकांश पाकिस्तानी थे। ये मामले तब और विवादित हो गए जब सरकारी अधिकारियों पर यह आरोप लगे कि उन्होंने मामले को दबाने की कोशिश की थी, क्योंकि उन्हें नस्लवाद के आरोप से बचने की चिंता थी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये ग्रूमिंग गैंग्स, ये ग्रूम रेप गैंग्स भी कहते हैं इसको, ये आखिर हैं क्या? क्या है पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग? ग्रूमिंग गैंग्स शब्द का इस्तेमाल ब्रिटेन में उन लोगों के समूह के लिए किया जाता है जो बच्चों का शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण करते हैं। ज्यादातर कम उम्र की लड़कियों को ब्रेन वॉश के जरिए शिकार बनाया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1997 से 2013 तक रॉदरहैम शहर में लगभग 1400 बच्चियों का यौन शोषण किया गया था। इसमें अधिकतर मामलों में पाकिस्तानी ब्रिटिश मुसलमान पुरुषों पर आरोप लगे थे। अब मस्क ने इस मुद्दे को तब उठाया जब ब्रिटेन की होम ऑफिस मिनिस्टर यानी जेस फिलिप्स ने ओल्डहम काउंसिल की सरकार से इस मामले की जांच की मांग को खारिज कर दिया है। फिलिप्स ने कहा है कि यह जांच काउंसिल को स्वयं करनी चाहिए, न कि सरकार को। मस्क ने यह स्पष्ट किया कि यदि इस मामले की सही जांच नहीं की गई तो ब्रिटेन में बच्चों का यौन शोषण बढ़ेगा और इसका प्रभाव लंबे समय तक रहेगा। अब ब्रिटेन में विपक्षी दलों ने सरकार की उदासीनता पर सवाल उठाए हैं और राष्ट्रीय जांच की मांग की है। विपक्ष के नेताओं ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उन्हें लगता है कि सरकार ने जानबूझकर इस मामले को दबाने की कोशिश की। साथ ही यह सवाल भी उठाया गया कि पाकिस्तान को इस मुद्दे पर जवाबदेह क्यों नहीं ठहराया गया, जबकि ज्यादातर आरोप पाकिस्तानी मूल के
पुरुषों पर ही थे, व्यक्तियों पर ही थे। पाकिस्तानी समाज में इस प्रकार के अपराधों के फैलने का भी गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। वहीं अब ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव यानी कि वेस स्ट्रीटिंग ने पत्रकारों से क्या कुछ कहा है, देखते हैं, आपको वो सुनाते हैं। स्क्रोल भी आपके लिए तैयार किया, ये लीजिए। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि इलॉन मस्क ने जो भी आलोचनाएं की हैं वो गलत हैं, और निश्चित रूप से वो जो है कि गलत सूचना पर आधारित है, लेकिन हम इलॉन मस्क के साथ काम कर रहे हैं और साथ ही साथ मुझे लगता है कि उन्हें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस गंभीर मुद्दे से निपटने में हमारी और दूसरे देशों की मदद करने में बड़ी भूमिका निभानी है। आगे उन्होंने कहा है, लिखा है कि इसीलिए अगर वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो वो तैयार हो जाएं, हम इसका स्वागत करेंगे। ये लीजिए, ये अच्छा ही कह लीजिए इस मैसेज को। अब ये मामला केवल ब्रिटेन की, देखिए ये जो मामला है ये केवल ब्रिटेन की राजनीति में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है। 2015 में इस मामले की राष्ट्रीय जांच शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल पीड़ितों को न्याय मिलेगा। लेकिन इस मामले से जुड़े सवालों का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान और ब्रिटेन दोनों सरकारें मिलकर इस मुद्दे को जो है गंभीरता से नहीं लेते और इस मुद्दे की गंभीरता को नहीं समझकर इसकी जांच नहीं कर लेते। इस खबर पर भी हमने आपसे पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर यह मुद्दा आ भी जाता है। ये लीजिए, पाकिस्तानी कर रहे हैं पूरे विश्व का माहौल खराब। पूरी दुनिया के नाक में दम तो ये लोग हैं ही, ऐसी आफत हैं ये, और इन्होंने ये हमारी जनता जो है जनमत की वो भी मानती है, हमारे व्यूअर्स भी मानते हैं। सुदर्शन न्यूज़ के 99% लोग कहते हैं कि हाँ, पाकिस्तानी कर रहे हैं पूरे विश्व का माहौल खराब। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण और क्या कुछ हो सकता है। हमारे लिए तो राष्ट्र सर्वप्रथम है और फौज की खबर हो यानी एयरफोर्स की खबर हो चाहे नेवी की खबर हो, सबसे पहले और सबसे विश्लेषणात्मक तरीके से आपको हम दिखाते हैं। हमेशा से दुनिया के लिए दुविधा खड़ी करने वाला, पशोपेश की स्थिति पैदा करने वाला चीन एक बार फिर विश्व भर में चिंता का विषय बना हुआ है। कभी दूसरों की सीमाओं को घेरना, छोटे देशों पर कब्जा करने की मंशा रखना, विश्व को महामारी की दलदल में धकेलना, तो मानो इसका जैसे पेशा सा हो गया है। बता दें कि चीन ने एक साथ 2 छठवीं पीढ़ी यानी 6th जनरेशन के लड़ाकू विमान यानी फाइटर जेट्स को उड़ाकर दुनिया में दहशत पैदा कर दी है। चीन ने हाल ही में इन विमानों का परीक्षण किया था, जिसके वीडियो दुनिया भर में वायरल हो गए हैं। चीन के इन लड़ाकू विमानों की गूंज भारत में भी सुनाई दे रही है। भारत के पास अभी 5वीं पीढ़ी का कोई भी फाइटर जेट नहीं है, छठा तो छोड़ दीजिए। वहीं चीन अब 6th जनरेशन यानी 6वीं पीढ़ी के जेट पर काम करना फाइनल कर चुका है। भारत ने अभी हाल ही में राफेल फाइटर जेट खरीदा था, जो कि 5 उसको एग्जैक्टली नहीं कहते, जो 4.5 यानी 4.5th जनरेशन का फाइटर जेट है। वहीं भारत का एक और दुश्मन पाकिस्तान भी चीन से 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट खरीद रहा है। भारत 2 परमाणु हथियारों से लैस दुश्मनों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से वो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक जो देश बन चुका है। इंपोर्ट हम बहुत ज्यादा हथियार करते हैं। बताया जा रहा है कि भारत को अब दुनिया के 2 छठवीं पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोजेक्ट्स में शामिल होने का ऑफर मिला है। तो एक खबर आपने सुनी जो थोड़ा परेशान करती थी कि चीन बना रहा है, चीन ने ट्रायल ले लिया है, पाकिस्तान को 5th जनरेशन मिल रहा है, हमारे पास जो है 4.5 जनरेशन है, लेकिन अब भारत को ऑफर मिला है 6th जनरेशन के फाइटर जेट प्रोजेक्ट में शामिल होने का। बल्गेरिया की मीडिया के मुताबिक जर्मनी, फ्रांस और स्पेन ने भारत को अपने फ्यूचर कॉम्बैटिक एयर सिस्टम यानी FCAS में शामिल होने का ऑफर दे डाला है। ये देश चाहते हैं कि भारत 6th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने के प्रोजेक्ट में उनके साथ शामिल हों। इसी तरह से ब्रिटेन, जापान और इटली के ग्रुप ने भी भारत को ही अपने ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी GCAP में शामिल होने का ऑफर दिया है। ये देश भी, आप सोचिए, अत्याधुनिक तकनीक और रणनीतिक भागीदारी की मदद से युद्ध का नक्शा बदलना चाहते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऑफर दिखाते हैं कि भारत की एक रणनीतिक भागीदार के रूप में क्या जो है वो महत्व कितना बढ़ चुका है कि हर कोई चाहता है भारत उनके साथ आए, उनके साथ आगे चले। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 2 ऑफर से भारत के लिए दुविधा की भी स्थिति पैदा हो गई है। भारत ने बड़े पैमाने पर अपने स्वदेशी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर पैसा निवेश किया है।
ये 5.5 पीढ़ी का फाइटर जेट भारत को हवाई युद्ध में तकनीकी आत्मनिर्भरता प्रदान कर सकता है। हम 5.5 जनरेशन की ओर बढ़ भी रहे हैं। भारत अगर FCAS यानी GCAP में से कोई एक प्रोग्राम चुनता है तो उसे अत्याधुनिक तकनीक भी मिल सकती है। हालांकि इससे खतरा यह है कि भारत का अपने AMCA प्रोजेक्ट से ध्यान हट सकता है। भारतीय सूत्रों का कहना है कि भारत इन दोनों ही ऑफर्स को खारिज करके अपने AMCA प्रोजेक्ट को ही बढ़ा सकता है। भारत का द एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA अब तक का सबसे साहसी प्रयास है ताकि खुद को रक्षा तकनीक के मामले में लीडर बनाया जा सके। चीन ने अपने दोनों ही 6वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को यानी 6th जनरेशन फाइटर प्लेन्स को फाइटर जेट्स को स्वदेशी तकनीक से बनाया है, यानी कि मेड इन चाइना। तो कुछ चीजें मेड इन चाइना अच्छी भी होती हैं। भारतीय AMCA को DRDO और भारतीय वायुसेना ने मिलकर डिजाइन किया है। ये 5वीं पीढ़ी के सुखोई 57 F-35 जैसे विमानों से बढ़कर होगा, तभी इसको 5.5 कहा जाता है। इसमें स्टेल्थ तकनीक, एडवांस्ड एवियोनिक्स और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दागने की क्षमता होगी। यह 5वीं और 6वीं पीढ़ी के बीच का विमान होगा। भारतीय AMCA प्रोजेक्ट के तहत विमान को इस तरह से बनाया जा रहा है जो रेडार की पकड़ में नहीं आएगा। साथ ही साथ AI तकनीक से भी यह लैस होगा। इससे पायलट की युद्ध के दौरान निर्णय लेने की क्षमता काफी बढ़ जाएगी। इसमें अत्याधुनिक सेंसर्स लगे होंगे, साथ ही लेजर वेपन को भी लगाने का प्रावधान होगा। इससे भारत भविष्य के लड़ाकू अभियानों के लिए अच्छे से तैयारी कर सकेगा। भारत का इरादा है कि साल 2035 तक पहला ऐसा विमान बनकर तैयार हो जाएगा। साथ ही साल 2040 तक 6वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को शामिल किया जाएगा। अब देखिए, भारत जहां 15 साल बाद इसे शामिल करने की सोच रहा है, वहीं चीन का विमान बनकर तैयार हो गया है और उसकी टेस्टिंग भी शुरू हो गई है। वहीं फ्रांस और जर्मनी का फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम पूरे युद्ध पर जो नक्शा है वो बदलने की ताकत रखता है। इस फाइटर जेट के साथ किलर ड्रोन भी रहेंगे। तो देखिए, युद्ध के मैदान में अपने पड़ोसी देश को हमेशा आपको समझना चाहिए वो किस लेवल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है या पहुंच गया है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये चीन का विमान उड़ता हुआ जो आप देख रहे हैं 6th जनरेशन का है। इसको रेडार से पकड़ना भी मुश्किल होगा और भारत के लिए ये चिंता का सबब बनेगा, क्योंकि भिखारी पाकिस्तान भी बगल में बैठा है जिसको मुफ्त में चीन जो है हथियार प्रोवाइड करता आ रहा है। और इस तरीके के हथियार अगर उसके हाथ में लग गए तो भारत के लिए ये बहुत बड़ा सरदर्द होने वाला है। चलिए, ये खबर भी हमने आपको बताई। इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें। नई पीढ़ी की तकनीक बनाएगी भारत को अजय। 92% लोग कह रहे हैं हां, 8% लोग कह रहे हैं ना। तो बहुमत मानता है कि हां, अजय बनाएंगे ये नई पीढ़ी की तकनीक। इसी के साथ चलिए आज्ञा दीजिए। समय इतनी ही अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।